गुड मॉर्निंग। कल हमने विश्व की प्रमुख जनजातियां पढ़ी थी, जिसके अंदर हमने कल दो प्रमुख जनजातियां एस्किमो और बुशमैन के बारे में अध्ययन किया था। और आपको मैंने पहले ही बताया था कि विश्व की जो प्रमुख जनजातियों में चार प्रमुख जनजातियां आपके सिलेबस में है। उन सिलेबस के अनुसार हमने दो तो कल पढ़ी थी, और आज हम जो तीसरी जनजाति को ले रहे हैं उस जनजाति का नाम है भील जनजाति। अब देखो, भील जनजाति के बारे में जब हम अध्ययन करते हैं तो सबसे पहले भील जनजाति की हम उत्पत्ति के बारे में अध्ययन करेंगे। किसके बारे में? उत्पत्ति के बारे में। और भील शब्द की जो उत्पत्ति है वो द्राविडियन भाषा के सबसे हुई है। किस भाषा के सबसे हुई है? द्राविड़ भाषा के सबसे हुई है। और द्राविड़ भाषा का जो शब्द है वो है बिल्लू। कौन सा शब्द है? बिल्लू। और द्रविड़ भाषा के अनुसार जो बिल्लू शब्द है जिसका अर्थ होता है तीरंदाज। क्या होता है? तीरंदाज। देखो, भील शब्द की उत्पत्ति द्रविड़ भाषा के जो शब्द है वो बिल्लू है, जिसका अर्थ होता है तीरंदाज। इसका मतलब ये हुआ है कि भील जाति के जो लोग होते हैं उनका मुख्य रूप से शिकार के रूप में तीरों का या धनुष बाण के द्वारा उसका प्रयोग करते, इसलिए इस शब्द का अर्थ भी उन्होंने क्या लिखाया? तीरंदाज। अब द्रविड़ भाषा की जो उत्पत्ति तो द्रविड़ भाषा के बिल्लू शब्द से हो गई है, लेकिन इसके यदि अपन उत्पत्ति के बाद में यदि हम इसको महाभारत महाकाव्य से देखा जाए तो इसमें इस शब्द की जो उत्पत्ति है या इसके अंदर देखा जाए तो महाभारत के अंदर एक व्यक्ति हुए थे एकलव्य, जो भील जाति के थे, जिन्होंने अपने गुरु द्रोणाचार्य, कौन थे? द्रोणाचार्य की प्रतिमा बनाकर उन्होंने तीरंद के रूप में अर्जुन के समान ही बड़ा तीरंदाज बना था। वो भी किससे संबंध था? भील जाति से संबंध रखता था। फिर अपन पुराण के अनुसार देखा जाए या पुराणों के अनुसार देखा जाए तो पुराणों के अनुसार कहा जाता है कि भील की जो उत्पत्ति है वो निषाद से हुई है। भील की उत्पत्ति किससे हुई है? निषाद। और निषाद थे वो महादेव के पुत्र थे। निषाद कौन थे? महादेव के पुत्र थे। और महादेव के जो पुत्र थे उन्होंने एक बार बहुत बड़ी गलती कर दी और उन्होंने महादेव के जो नंदी थे उनको मार दिया था। और मार देने के कारण उन्होंने महादेव द्वारा निषाद को यह दंड दिया गया कि आज के बाद आपको कैलाश में रहने की जरूरत नहीं, आज से आप कैलाश से क्या चला जाओगे? बाहर चले जाओगे। उसके बाद इसी निषाद से किसकी उत्पत्ति हुई थी? भील जाति की। फिर अपन यदि रामायण काल के अंदर देखा जाए, रामायण काल के अनुसार देखा जाए तो आपको मालूम ही है एक महिला हुई थी सबरी, वो भी भील जाति से संबंध रखती थी। सबरी के जो पेड़ हैं वो प्रभु राम ने खाए थे और उनकी भक्ति से इतने पसंद हुए कि आज उनका जो महाकाव्य के अंदर इसका याद किया जाता है। और आपको एक व्यक्ति हुए थे हमारे इतिहासकार कर्नल टोड। कौन हुए थे? कर्नल टोड। कर्नल टोड ने कहा था कि जब महाराणा प्रताप का युद्ध हुआ था, हल्दीघाटी का युद्ध, महाराणा प्रताप का जब युद्ध हुआ था हल्दीघाटी का युद्ध, उस समय महाराणा प्रताप की जो सहायता थी वो किस लोगों ने की थी? भील ने की थी। किसने की थी? भील ने। तो याद रखना है कि यदि पूछा जाए कि भील जनजाति की उत्पत्ति और उनके बारे में बताइए तो इसका सीधा सा उत्तर होगा कि भील शब्द की जो उत्पत्ति है वो द्रविड़ भाषा के जो शब्द है वो कौन सा है? बिल्लू से हुई है, जिसका अर्थ क्या होता है? तीरंदाज। और अपन और महाकाव्य के अनुसार देखा जाए तो महाभारत महाकाव्य के अंदर एक भील जाति का एक महान व्यक्ति हुए थे, उनका नाम है एकलव्य, जिन्होंने द्रोणाचार्य की मूर्ति बनाकर उनकी प्रेरणा से उन्होंने तीर के रूप में अर्जुन के समान ही बहुत बड़ी प्रतिष्ठा प्राप्त की थी। फिर अपन पुराणों के अनुसार देखा जाए तो भीलों की उत्पत्ति निषाद से मानी जाती है और कहा जाता है कि निषाद महादेव का पुत्र था और उन्होंने निषाद ने महादेव के नंदी को मार दिया था या बैल को मार दिया था, इसलिए उन्होंने दंड पूर्वक महादेव ने उनको कैलाश से क्या कर दिया था? निष्कासित। फिर रामायण काल के अनुसार देखा जाए तो एक सबरी नामक महान महिला हुई थी जिन्होंने
राम को मीठे बेर खिलाए थे, उनको भी एक भील जाति से संबंध मानते हैं। और कर्नल टोड ने यह कहा था कि भील जाति के जो लोगों के द्वारा ही महाराणा प्रताप ने हल्दीघाटी का युद्ध लड़ा था। और उन्होंने ये भी कहा था कि भील जनजाति के जो लोग हैं उनका भी अलग अलग जगहों पर क्या था, साम्राज्य था। भील जाति के जो लोगों थे उन्होंने भी अलग अलग जगहों पर अपने साम्राज्य स्थापित किए थे। तो भील जाति का जो साम्राज्य है, सबसे पहले अपन देखते हैं तो डूंगरपुर के अंदर, डूंगरपुर के अंदर डगारिया, डूंगरपुर के अंदर कौन सा है, डगारिया। दूसरा अपन देखते हैं कोटा के अंदर कोटिया। तीसरा अपन देखते हैं बांसवाड़ा, बांसवाड़ा के अंदर देखते हैं तो बांसिया। और चौथा देखते हैं उदयपुर, उदयपुर के अंदर देखा जाए तो उन्होंने दियावा। ये चार जो मुख्य क्षेत्र हैं जहां पर भीलों ने अपने क्या किए थे, साम्राज्य स्थापित किए थे और एक शासक के रूप में उन्होंने अपना अधिकार किया था और एक महत्वपूर्ण अपना साम्राज्य स्थापित किया था। इसके अलावा उन्होंने अलग अलग जगहों पर उन्होंने अपने निवास क्षेत्र भी बनाए। सबसे पहले अपन देखते हैं निवास गृह या निवास क्षेत्र। भील जाति के जो मुख्य निवास क्षेत्र हैं वो भारत के अंदर देखा जाए तो प्रमुख चार क्षेत्र है। कितने क्षेत्र है, चार। पहला क्षेत्र राजस्थान, दूसरा क्षेत्र महाराष्ट्र, तीसरा क्षेत्र गुजरात और चौथा क्षेत्र मध्य प्रदेश। इन चार राज्यों के अंदर भील जाति का महत्वपूर्ण संख्या देखने को मिलती है। यदि अपन मानचित्र कौशल के आधार पर यदि देखा जाए तो भील जनजाति के जो लोग हैं, यहां पर देखते हैं तो राजस्थान आ जाता है, ये देखते हैं तो गुजरात, यहां पर देखते हैं तो मध्य प्रदेश और यहां पर देखते हैं तो अपन का महाराष्ट्र। इस तरह ये चार राज्यों के अंदर भारत के अंदर भील जाति का निवास क्षेत्र पाया जाता है। फिर यदि अपन राजस्थान के अंदर देखा जाए, राजस्थान के अंदर देखा जाए तो राजस्थान के अंदर ये भील जनजाति के जो लोग हैं वो मुख्य रूप से चार जिलों में पाए जाते हैं। कितने जिलों में पाए जाते हैं, चार। सबसे पहला लेते हैं अपन डूंगरपुर, दूसरा उदयपुर, तीसरा बांसवाड़ा और चौथा चित्तौड़गढ़। इसके अलावा और बहुत सारे क्षेत्र हैं जहां पर थोड़ी बहुत इनकी संख्या देखने को मिलती है। पहले हमने देखा था कि भील जनजाति के जो लोग हैं वो भारत के अंदर मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र में निवास करते हैं। फिर हमने देखा था कि राजस्थान के अंदर भील जनजाति के जो लोग हैं वो कहां रहते हैं। तो सबसे पहले हमने पढ़ा था डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर और चित्तौड़गढ़। अब इसके बाद हम देखते हैं कि भारत के किस प्रदेश के अंदर इनका मुख्य रूप से निवास पाया जाता है। तो सबसे पहला अपन जो प्रदेश है वो है अरावली प्रदेश। पहला कौन सा प्रदेश है, अरावली प्रदेश। दूसरा है विंध्याचल प्रदेश। तीसरा जो है वो अपन का सतपुड़ा का पठार। इन तीन क्षेत्रों के अंदर भील जनजाति का मुख्य निवास क्षेत्र पाया जाता है। फिर अपन इनके जो भील जनजाति के जो निवास क्षेत्र के बाद हम देखते हैं तो इनका एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है, उसका नाम है कि भील जनजाति की महत्वपूर्ण आर्थिक क्रियाएं कौन कौन सी है। भील जनजाति की महत्वपूर्ण आर्थिक क्रियाएं कौन कौन सी है। तो हम आर्थिक क्रिया यदि लेते हैं तो आपको मैंने ये पहले भी बताया था कि अपन के जनजाति के अनुसार चार महत्वपूर्ण आर्थिक क्रियाओं के बारे में हम अध्ययन करेंगे। कितनी क्रियाओं के बारे में, चार। सबसे पहले मैंने क्रिया बताई थी आखेट, दूसरी क्रिया का बताया था भोजन, तीसरी क्रिया का बताया था वस्त्र और चौथी क्रिया बताई थी हमने उपकरण व यंत्र। ये चार महत्वपूर्ण आर्थिक क्रिया है और इस प्रकार के जो सवाल है 2018 में उठ चुका है और उनमें यह सवाल था भील जनजाति की पाई जाने वाली प्रमुख आर्थिक क्रियाओं के बारे में बताइए। तो भील जनजाति की प्रमुख आर्थिक क्रिया में सबसे पहला आता है अपन का आखेट। देखो आखेट का मतलब मैंने आपको कल ही बताया था कि आखेट का मतलब होता है जीवों का शिकार
करना। क्या होता है? जीवों का शिकार करना। और आपको मालूम ही है भील जनजाति के, हमने पढ़ा था कि भील जनजाति के जो लोग होते हैं वो तीरों में बड़े निपुण होते हैं, इसलिए वो शिकार करने में क्या होते हैं? निपुण होते हैं। तो सबसे पहले अपन आखिर के अंदर ये पहला पॉइंट यही बनता है कि भील जनजाति के जो लोग, भील जनजाति के लोग शिकार करने में निपुण होते हैं। दूसरा पॉइंट देखो, भील जनजाति के जो लोग होते हैं वो शिकार तो करते ही हैं, साथ में वो तालाबों से वो क्या पकड़ते हैं? मछली पकड़ने का भी काम करते हैं। तो दूसरा पॉइंट क्या करते हैं कि पुरुष लोग तालाबों के अंदर, तालाबों से मछली पकड़ने का कार्य करते हैं। फिर तीसरी बात यह आती है कि भील जनजाति के लोग जो होते हैं वो जूमिंग कृषि करते हैं। कौन सी कृषि करते हैं? जूमिंग कृषि। अब इस पर अपन थोड़ा सा ध्यान कर लेते हैं, जूमिंग कृषि होती क्या है। अपन जूमिंग कृषि को लेते हैं यहां पर। पहले देखो, आमतौर पर आपके इस जूमिंग कृषि को अलग अलग क्षेत्रों में से अलग अलग नामों से जानते हैं। जैसे कहीं पर इसे स्थानांतरण कृषि भी कहा जाता है, कहीं पर इसे मिल्पा भी कहा जाता है, कहीं पर इसे दिहाम भी कहा जाता है, कहीं पर इसे वालरा भी कहा जाता है, कहीं पर इसे चेना भी कहा जाता है, कहीं पर इसे लता दिहाम भी कहा जाता है। ठीक है, चेना कृषि भी कहा जाता है। मतलब एक कृषि है, नाम क्या है? अलग अलग। जैसे जूमिंग भी कह सकते हो, स्थानांतर भी कह सकते हो, मिल्पा भी कह सकते हो, दिहाम भी कह सकते हो, वालरा भी कह सकते हो, और चेना भी कह सकते हो, और एक है पेंडा, पेंडा कृषि, पेंडा कृषि भी कह सकते हो। चीज एक ही है, नाम से क्या अलग अलग। अब इसकी परिभाषा यदि देखते हैं तो साफ शब्दों में आप बताते हैं कि प्राचीन काल के अंदर अपन की कृषि योग्य भूमि नहीं थी, और जो भी भूमि थी वो थी जंगल युक्त, और उन जंगलों को वो पहले क्या करते थे? काटते थे। काटने के बाद उसको जलाकर उसको साफ कर दिया जाता था, और उस स्थान पर 2-3 साल कृषि करते थे, और कृषि क्रिया करने के बाद जब उस भूमि की उर्वरक क्षमता का ह्रास हो जाता था, उर्वरक क्षमता क्या हो जाता था? ह्रास हो जाता था, फिर उस स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान पुनः वही प्रक्रिया करके कृषि क्रिया करते थे। उस कृषि को जूमिंग, स्थानांतरण, मिल्पा, दिहाम, वालरा, चेना और पेंडा आदि कृषि के नाम से जानते हैं। अब इसमें आगे देखते हैं तो भील जनजाति की जो लोग जूमिंग कृषि करते थे वो 2 प्रकार की करते थे। एक का नाम था चिमाता और दूसरा था दजिया। एक का नाम था चिमाता और दूसरे का नाम था दजिया। अब देखो, चिमाता कृषि को किसे कहते थे वो देखिए। पहाड़ी क्षेत्रों में की जाने वाली कृषि, पहाड़ी क्षेत्रों में की जाने वाली कृषि को क्या कहा जाता है? चिमाता। फिर अपन क्या? दजिया। दजिया सीधे लिखना है मैदानी क्षेत्रों में की जाने वाली कृषि, में की जाने वाली कृषि। तो याद रख लेना है, भील जनजाति के जो लोग जूमिंग कृषि करते हैं उसमें चिमाता और दजिया 2 प्रमुख कृषि हैं, जिनमें पहाड़ी क्षेत्रों पर होती है उसे चिमाता कहते हैं, और मैदानी क्षेत्रों में होती है उसे दजिया कृषि कहा जाता है। और एक बात याद रख लेना है, भीलों के द्वारा की जाने वाली जूमिंग कृषि को काफी बार वालरा कृषि भी कहा जाता है। वापस ध्यान रख लेना है, भीलों के द्वारा की जाने वाली जूमिंग कृषि को वालरा कृषि भी कहते हैं, और वह वालरा कृषि 2 अलग अलग क्षेत्रों में करने के कारण से 2 अलग अलग नामों से जानते हैं, चिमाता और दजिया। हमने आखिर पढ़ने के बाद हम लेते हैं भोजन। अब भोजन के अंदर जब देखते हैं तो याद रख लेना है, भीलों का जो मुख्य भोजन, भीलों का मुख्य भोजन मक्का होता है। भीलों का मुख्य भोजन कौन सा होता है? मक्का। मक्का के साथ साथ में ये जो भील जनजाति के जो लोग हैं वो छाछ, वो आटा
को उबालकर राबड़ी हर घर में बनाई जाती है। पहली बात, इसका मुख्य भोजन कौन सा हुआ? मक्का। दूसरी बात है छाछ और आटा दोनों को उबालकर वो हर घर में क्या बनाते हैं? राबड़ी। तीसरी बात ये गेहूं, सब्जियां, उड़द जैसी चीजों का भी उपयोग करते हैं। इसके अलावा ये जो लोग होते हैं वो परंपरागत रूप से और प्राकृतिक रूप से कैसे होते हैं? मांसाहारी होते हैं। परंपरागत रूप और प्राकृतिक रूप से कैसे होते हैं? मांसाहारी होते हैं। इसलिए ये जो लोग होते हैं वो मांस का भी सेवन करते हैं। इसके अलावा जो बहुत सारे ऐसे भील जनजाति के जो लोग होते हैं वो मदिरा पान करते हैं और उनके द्वारा जो मदिरा पान किया जाता है उसे शराब को मावड़ी कहा जाता है। उसको क्या कहा जाता है? मावड़ी। ये लोग होते हैं वो मदिरे का प्रयोग करते हैं और मदिरे को क्या कहते हैं? वो मावड़ी। हमने भोजन के बाद हम देखते हैं तीसरी अर्थ क्रिया है वस्त्र। आपको मालूम ही है भील जनजाति के लोग होते हैं वो प्राचीन काल से वस्त्र बहुत ही कम पहनते हैं, लेकिन प्राचीन काल के अंदर जो भील जनजाति के जो लोग होते थे वो पुरुष जो लोग होते थे वो छाल की नेकर पहनते थे। पेड़ों की जो छाल पाई जाती है उसके क्या बनाई जाती थी? नेकर। वो पहनते थे। जो स्त्रियां थी वो क्या पहनती थी? पेटीकोट। स्त्रियां क्या पहनती थी? पेटीकोट। इसके अलावा जो पुरुष वर्तमान के अनुसार उन्होंने अपने वेशभूषा के अंदर थोड़ा बहुत परिवर्तन कर लिया और पुरुष लोग अब धोती, कमीज, सापा आदि का उपयोग करने लगे, लेकिन जो स्त्रियां थी वो गागरा, कांचली और ओढ़नी जैसे के उपयोग करने लग गए। लेकिन भील जनजाति के लोग यदि आभूषण के अनुसार देखा जाए तो विभिन्न प्रकार के जो तत्व हैं उनके बने हुए आभूषण का उपयोग करते थे, जैसे चांदी के बने हुए आभूषण, पीतल के बने हुए आभूषण, निकल के बने हुए आभूषण, कांसा के बने हुए आभूषण, ये सभी स्त्रियां और पुरुष दोनों ही पहनते थे। कौन कौन? स्त्रियां और पुरुष दोनों ही है चांदी, जस्ता, निकल, कांसा, इन सब से बने हुए वस्त्रों का, इन सब से बने हुए आभूषणों का प्रयोग करते थे। इसके अलावा जो भील जनजाति की जो औरतें थी वो लाख और कांच की दोनों की बनी हुई चूड़ियों का प्रयोग करते थे। लाख और कांच की बनी हुई चूड़ियों को क्या करते थे? प्रयोग करते थे। हमने जो पहले पढ़ा था वस्त्र, वस्त्र के बाद में जो हमारे भील जाति के जो महत्वपूर्ण जो अर्थ क्रिया है उनमें है उपकरण, यंत्र और बर्तन। यदि अपन इनके पहले के यंत्र उपकरण को देखा जाए तो इसमें तीर, बाण, तलवार, खंजर, ये सभी इनके मुख्य क्या थे? उपकरण और यंत्र। इसके अलावा इनके जो बर्तन हैं उन बर्तन में सबसे पहला जो बर्तन है मक्का पीसने वाली चक्की। दूसरा मिट्टी के बर्तन। तीसरा बांस का पालना। ये सभी भील जनजाति के महत्वपूर्ण क्या थे? बर्तन। इसके अलावा यहाँ पर बहुत सारे मिट्टी के बने हुए बर्तन भी मिले, जिनमें से सबसे प्रमुख थी मटकी, जो काले रंग की होती थी, वो भी इनका प्रयोग करते थे। हमने जो पहले पढ़े थे बर्तन के बाद हम लेते हैं समाज और संस्कृति। अभी भील जनजाति की जो समाज और संस्कृति का जब अध्ययन करते हैं तो यहाँ की जो संस्कृति थी वो पितृसत्तात्मक थी। इसका मतलब यह होता है कि पिता की मृत्यु के बाद, किसकी मृत्यु के बाद? पिता की मृत्यु के बाद उसकी संपत्ति का जो अधिकार होता है उसको बेटे को दिया जाता है। उस प्रथा को हम क्या कहते हैं? पितृसत्तात्मक। और उसके साथ इनके मध्य क्या पाए जाते हैं? कुल का मतलब होता है उसकी वंश के बारे में जानकारी मिलती है। तो भील जनजाति के जो लोग हैं पितृसत्तात्मक समूह तथा कुलों के अंदर संगठित रहते थे। संगठित का मतलब होता है उनके संयुक्त परिवार पाया जाता था, जिसके अंदर उनके माता पिता, उनके काका, उनके भाई, सगे संबंधी जो सभी मिलकर रहते हैं उसको हम कहते हैं संगठित या संयुक्त परिवार। फिर अपन देखते हैं प्रत्येक कुल के लोग अलग अलग गांवों में रहते हैं। जैसे हम भी अपने ऊपर ही देख लेते हैं कि हमारी जाति अलग है और हमारा कुल अलग है।
तो हमारे जो कुल और जाति के जो लोग हैं वो अलग अलग रहते हैं। उसी प्रकार भील जनजाति के अंदर भी लोग अपने कुलों के अनुसार अलग अलग रहते थे। फिर अपन भील जनजाति के चाहे लोग वो युवा हो या वर्द हो, उनकी पत्नियां जरूर होती थी, चाहे वो विवाह करके लेकर आए हो या भगा कर लाई गई हो, उनकी शादी जरूर की जाती थी। चाहे वो उनकी उम्र 40 वर्ष की हो जाए, चाहे 50 वर्ष की हो जाए, उनको पत्नी रखना अनिवार्य माना गया था, इसलिए उनकी शादी पक्की हो जाती, चाहे वो वर्द हो चाहे युवा हो। फिर यहाँ पर एक प्रथा पाई जाती है, उसका नाम है दापा प्रथा। एक प्रथा दापा प्रथा होती है। एक बात ये नोट करके दिमाग बिठा लो, एक कसी होती है, उनका नाम है दीपा। एक कसी होती है, उसका नाम है दीपा कसी। ये भी कसी जूमिंग कसी का ही भाग है। ये भी कसी किसका भाग है? जूमिंग कसी का ही भाग है। और ये दापा प्रथा एक अलग प्रथा है, जिसमें वर पक्ष द्वारा, किसके द्वारा? वर पक्ष द्वारा कन्या पक्ष, वर पक्ष द्वारा कन्या पक्ष को क्या चुकाना पड़ता है? मूल्य चुकाना पड़ता है। उस प्रथा को हम क्या कहते हैं? दापा प्रथा है। एग्जाम्पल के रूप में अपन देखते हैं, इस्लाम बंधु के अंदर होता है एक प्रथा, उसको कहते हैं मेहर। क्या कहते हैं? मेहर। मेहर में क्या होता है कि जो लड़के का जो बाप होता है वो लड़की के जो पिता होता है उसको कुछ पैसे देता है। उस प्रथा को हम क्या कहते हैं? दापा प्रथा या मेहर प्रथा। कबाड़ी प्रथा। कबाड़ी प्रथा एक ऐसी प्रथा होती है जिसमें एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से कुछ पैसे उधार लेता है। एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से कुछ पैसे उधार लेता है और उस पैसे को चुकाने के लिए वो व्यक्ति उस परिवार के अंदर कई वर्षों तक मजदूरी के रूप में उस कार्य करता है। उस प्रथा को क्या कहा जाता है? कबाड़ी प्रथा। ये प्रथा होती है गोल गादेड़ो। गोल गादेड़ो प्रथा एक ऐसी प्रथा होती है जिसमें व्यक्ति सूरवीरता दिखाकर अपनी किसी भी कन्या से क्या कर लेता है? शादी कर लेता है। सूरवीरता द्वारा शादी करना, यह प्रथा कहलाती है गोल गधेड़ो। भील जनजाति के आधुनिक संस्कृति से संपर्क। देखो, भील जनजाति के आधुनिक संस्कृति के संपर्क आज में आ जाने के कारण उनके जीवन पर बहुत ज्यादा बदलाव आया। उनके रहन सहन में परिवर्तन हो गया, उनके बोलचाल में परिवर्तन आ गया, उनके पहनावे में परिवर्तन आ गया। ये सभी परिवर्तन उनके अन्य लोगों के या अन्य प्रकार की संस्कृति के प्रभाव में आने के कारण होने लगा। जैसे हमने पहले भी पढ़ा था कि प्राचीन काल के अंदर भील जो लोग थे वस्त्र कम पहनते थे, पेड़ों की छाल की नेकर पहनते थे, स्त्रियां पेटीकोट पहनती थी। लेकिन वर्तमान में इनके वेशभूषा के अंदर क्या आ गया? परिवर्तन आ गया। अब ये लोग पैंट शर्ट पहनने लगे, स्त्रियां वो साड़ी पहनने लग गई। इस तरह उनके व्यवहार के अंदर भी और उनके बोली के अंदर भी उनके अंदर परिवर्तन आने लगा। फिर उसके अंदर देखा जाए, भील जनजाति के क्षेत्रों के अंदर क्या लगाए गए? हॉस्पिटल लगाए गए, क्योंकि पहले इन क्षेत्रों के अंदर हॉस्पिटल ना होने के कारण मृत्यु दर बहुत ही अधिक थी। लेकिन इन क्षेत्रों में हॉस्पिटल लग जाने के कारण उनकी मृत्यु दर में क्या आ गई? कमी आ गई और उनका स्वास्थ्य पर बहुत ज्यादा अनुकूल प्रभाव पड़ने लगा। बैंकिंग की सुविधा दे दी गई, जिसके कारण उनको एक चीज से दूसरी चीज को खरीदने या फिर पैसे को एक स्थान से दूसरे स्थान में भेजने में उनकी आसानी होने लगी। परिवहन, पहले इन भील जनजाति के लोगों को जो मुख्य परिवहन थे वो अधिकतर बैलगाड़ी थे, लेकिन बाद में संचार के साधनों का विकास कर देने के कारण उनका आवागमन की जो प्रक्रिया है वो सुदृढ़ होने लग गई। संचार की सुविधा के कारण वो कोई भी प्रवृत्ति है वो तुरंत करने लगे। इसके अलावा उनके और प्रकार की जैसे स्कूल की सुविधा भी विकसित की गई, जिसके कारण वहां के जो लोग पढ़ लिखे हैं और जिसके कारण उनके साक्षरता में वृद्धि हो गई, उनके लिंग अनुपात में वृद्धि होने लगी, यहाँ तक कि उनके विचारधारा में परिवर्तन आने लग गया। भील जनजाति के जो क्षेत्र थे उन क्षेत्रों के अंदर लोगों के रोजगार के लिए उन्होंने क्या स्थापित कर दिए? उद्योग स्थापित कर दिए, और जिसके कारण वहां के लोगों को रोजगार मिलने लग गया। और रोजगार मिलने के कारण वहां के जो लोग जो पहले जूमिंग कृषि करते थे, जो लोग पहले शिकार पर अपना जीवन निर्वाह करते थे, कंदमूल को इकट्ठा करके अपने जीवन निर्वाह करते थे, वो लोग अब इन उद्योगों में कार्य करके अपने जीविका को आसानी से और मजबूती की तरह से जीने लग गए। फिर अपने भील जनजाति के जो लोग हैं वो अपने क्षेत्र के अंदर कौन से उद्योग स्थापित किए? कुटीर उद्योग। कुटीर उद्योग का मतलब होता है वे अपने घरों के अंदर विभिन्न प्रकार जैसे छपड़ी बनाना,
जैसे झाड़ू बनाना, जैसे अगरबत्ती बनाना, जैसे कि और कोई प्रकार के जो छोटे उद्योग जो घर के अंदर आसानी से चलाए जा सकते हैं, उनको स्थापित किया गया, जिसके कारण उनके लोगों को बहुत ज्यादा अच्छा पैसा मिलने लगा, जिसके कारण उनकी जीविका के अंदर क्या होने लग गया, सुधार होने लग गया। इस तरह ये भील जनजाति के आधुनिक संस्कृति के संपर्क के साथ हम अगला जो टॉपिक है वो गौड़ जनजाति का लेंगे।